नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। बुलेटिन के अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में फायर सेफ्टी अभियान चलाने और सुरक्षा मानकों की जांच के कड़े निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को हुई बैठक में सीएम योगी ने इस घटना को प्रदेश के लिए बड़ा सबक बताते हुए अधिकारियों को मिशन मोड में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में सुरक्षा मानकों की व्यापक जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने और किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को और कौन-कौन से निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं। प्रदेश में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी। बेसमेंट में किसी भी तरह का दूसरा कारोबार भी नहीं किया जा सकेगा, यानी दुकान, ऑफिस या और कोई कॉमर्शियल काम बेसमेंट में करने की इजाजत नहीं होगी। अधिकारी ऐसी इमारतों की पहचान करें जहां बेसमेंट में गलत तरीके से कोचिंग या दुकान चल रही है और ये सुनिश्चित करें कि आग से बचाव और किसी भी आपदा से निपटने के नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। अगर जांच में पता चलता है कि किसी ने नियम तोड़े हैं, तो ऐसे संचालकों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी सिर्फ कोचिंग चलाने वालों पर ही नहीं, बल्कि ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। लोगों की जान और सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को माफ नहीं किया जाएगा। भवन और भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड मामले में एलडीए ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे वाली इमारत पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और एलडीए के अनुसार 7 जुलाई को बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है, जिन्हें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कतर में गैस प्लांट में हुए विस्फोट हादसे के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर घटना में मारे गए भारतीयों के प्रति शोक व्यक्त किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालातों पर भी चर्चा की है। ये रिपोर्ट देखिए। कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी दुनिया के प्रमुख ऊर्जा एवं एलएनजी केंद्रों में से एक मानी जाती है। इसी क्षेत्र में स्थित विशाल गैस कॉम्प्लेक्स में हुए विस्फोट और आग की घटना में 12 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। इस हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर शोक संवेदना व्यक्त की है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में न केवल इस दुखद हादसे का जिक्र हुआ, बल्कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और क्षेत्रीय शांति के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। इस दुखद घटना के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने हादसे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए कतर द्वारा निभाई जा रही सकारात्मक भूमिका की सराहना की और उम्मीद जताई कि ऐसे प्रयास दीर्घकालिक शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। रास लाफान गैस कॉम्प्लेक्स में हुआ ये हादसा उन भारतीय परिवारों के लिए गहरा आघात है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। ऐसे समय में भारत और कतर के बीच उच्च स्तरीय संवाद दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों और मानवीय सहयोग को दर्शाता है। इस घटना के बाद भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कतर स्थित भारतीय मिशन स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास भी जारी है। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद यूपी में कोचिंग सेंटर्स की जांच तेज हो गई है। प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी और निरीक्षण जारी है। सीएम योगी ने
के आदेश के बाद से फायर सेफ्टी और आपातकालीन इंतजामों की भी जांच हो रही है। सीएम ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही अगर मिलती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारी रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के कारण पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में अवैध और असुरक्षित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्राधिकरण और फायर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तेज हो गई है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटरों पर लगातार छापेमारी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुरादाबाद, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर और बरेली में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। जिन कोचिंग सेंटरों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिल रही है, वहां पर तुरंत कार्रवाई हो रही है और कोचिंग सेंटरों को छात्रों के लिए सुरक्षित बनाने की कवायद पूरे प्रदेश में चल रही है। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद बुधवार को राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने छापेमारी की। डीडीयूपी संवाददाता विकास सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। वहां से उन्होंने पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। एलडीए और प्रशासन की टीम ने राजधानी लखनऊ में तमाम कई कोचिंगों पर छापेमारी की कार्रवाई की है और यहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। ग्रेविटी कोचिंग पर, आकाश कोचिंग पे कार्रवाई की गई है, एलएन कोचिंग पर निरीक्षण किया गया है और यहां पर ग्रेविटी कोचिंग नक्शा दिखाने में नाकाम रही है तो इसको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाकी कोचिंगों को शाम तक के लिए समय दिया गया है। ये तमाम सारे दस्तावेज इकट्ठा करके प्रस्तुत करें। इनका निरीक्षण किया गया अभी ग्रेविटी संस्थान का, तो यहाँ पर नक्शा अभी दिखाने वाला कोई मिला नहीं कि नक्शा दिखा पाए, और कल भी टीम आई थी तो कल भी नक्शा नहीं दिखाया गया था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास नक्शा नहीं है। और साथ में अंदर जो हमने जाकर देखा तो सेफ्टी मानक और नक्शे के हिसाब से बना हुआ बिल्कुल नहीं दिखा हमें, तो इसलिए फिर इसको सील किया जा रहा है। एलएन पे चेक कर लिया है हमने, मोशन चेक कर लिया है, ग्रेविटी कर लिया, आकाश कर लिया है। इस यहाँ पर कोई नहीं, तत्काल ऐसे भी एलडी के साथ सील कर रहे हैं। बाकी में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-3-4 घंटे का उनको समय दिया है, बच्चों को बाहर निकाल के उसे भी सील कर दिया। अयोध्या में भी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर चलने वाले कोचिंग सेंटरों की लगातार जांच हो रही है। फायर विभाग इसके लिए पूरे जिले में अभियान चला रहा है। पूरे अयोध्या में 36 कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। जिस भी कोचिंग सेंटर में कुछ कमियां हैं, उन्हें तुरंत ठीक कराया जा रहा है। घटना हुई है लखनऊ में, उसके दृष्टिगत हम लोग कल से ही एक्टिव हो गए थे और एक्शन प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया था। उसकी क्रम में हमारे जो जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। एक तो पुलिस लाइन के जो इंचार्ज वो और एक मेरे नेतृत्व में 2 टीमें बना के पूरे जो हम लोग इशू किए हुए हैं उनको हम लोगों ने एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। तो छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने राज्य भर में छापेमारी कर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले अब तक 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकरण होने भर से कोचिंग संस्थानों को राहत नहीं मिलेगी। पंजीकृत संस्थानों में भवन की मजबूती, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, विद्युत सुरक्षा, आपातकालीन निकास, साफ सफाई जैसी जरूरी सुविधाओं की भी जांच होगी। और अब आपको लिए चलते हैं बांदा, जहां पर कोचिंग सेंटरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी अभय निगम ऐसा ही एक जगह पर पहुंचे हैं जहां प्रशासन कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा मानकों की जांच कर रहा था। वहां से क्या रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। हम बांदा की बात करें तो ये बांदा के जिस मोहल्ले में हम इस समय खड़े हैं वहां पर कई सारे कोचिंग संस्थान हैं और अभी फायर सर्विस विभाग के सीएफओ और अपर जिलाधिकारी पूरी टीम के साथ इस कोचिंग संस्थान के अंदर निरीक्षण के लिए गए हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्या कुछ मिला, किस तरह की कार्रवाई चल रही है। अपर जिलाधिकारी बांदा के मौजूद हैं जो इस टीम को लीड कर रहे हैं। इनसे आइए जानते हैं कि यहाँ पर इस कोचिंग संस्थान में क्या किया इन्होंने, किस तरह के इक्विपमेंट हैं, फायर सेफ्टी को लेकर कि नहीं है, क्या कार्रवाई की गई। जी एडीएम साहब, क्या स्थिति है? यहाँ हम लोग चेक करने आए हैं शासन के क्रम में। शासन के जो आदेश है उसके क्रम में आए हुए हैं। फायर सर्विस यहाँ नहीं है, फायर सर्विस का जो होता है वो नहीं है और बहुत से मानक नहीं पाए गए हैं, तो यहाँ सील कराया जा रहा है जो कोचिंग है। अभी तक कितनी कोचिंग संस्थानों में कार्रवाई की गई अगर हम बात करें फायर सर्विस इक्विपमेंट या सारी सुरक्षा उपकरणों को लेकर? 4-5 तो आज यहीं पे हो जाएंगे सील। कल कुछ कमिश्नर साहब ने और सीएफओ साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी निरीक्षण किया था।
कल भी किया जाएगा, क्रमशः किया जाएगा। ये जो लगातार कार्रवाई की जाएगी जब तक कि सब में कोई सही व्यवस्था न हो जाए। यहाँ विशेष रूप से हम दो चीज़ें देखते हैं कि अगर कोई घटना हो जाए तो किस रास्ते से लोगों का पलायन होगा। आने जाने के रास्ते अलग अलग हैं या एक ही है और पर्याप्त है कि नहीं है। दूसरा, जो भवन बना हुआ उसमें मानक के अनुसार क्या अग्निशमन व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा अभी तक जिनको चेक किया गया उनमें किसी में कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी संचालक से बात हुई होगी, संचालक ने क्या बताया? नहीं, यहाँ पे कोई संचालक मिला नहीं है, शायद उन लोगों को खबर हो गई या क्या पूर्व से वो ग्रसित हैं। कोई संचालक नहीं मिल पाया। यहाँ जो मिले हैं उसमें और लोग रेंटेड लोग रह रहे हैं जो किराएदार हैं। एक मकान के कई हिस्से हैं, कई फ्लोर हैं, किसी एक फ्लोर पे कोचिंग चल रही है, एक पे किराएदार रह रहा है और संचालक हो भी तो कोई अभी प्रकाश में नहीं आया, किसी से कोई बात नहीं हो पाई। तरह से कई संस्थानों पे अभी तक कार्रवाई की जा रही है और अगर प्रशासनिक टीम की और फायर सर्विस विभाग के अधिकारियों के माने तो यह अभियान निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक इस तरह से जो भी संस्थान मिलेंगे उन पे कार्रवाई नहीं हो जाती। अभय निगम, बीडी न्यूज, बांदा। और अब खबर माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसने एक नया इतिहास रच दिया है। इस साल यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जय माता दी के गगन भेदी जयकारे, श्रद्धा से भरे ये चेहरे और माता के दर्शन की अटूट चाह, ये तस्वीरें हैं उस आस्था की जिसने इस साल का एक नया इतिहास रच दिया है। उत्तर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि इस साल 22 जून तक दर्शन करने वालों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई। यानी साल के शुरुआती 6 महीनों में ही माता के दरबार में 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। श्राइन बोर्ड के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो भक्तों की अटूट आस्था और बढ़ते विश्वास की कहानी बयां करती है। आखिर कैसे बनी ये ऐतिहासिक उपलब्धि, आइए जानते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा ने इस वर्ष एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए 22 जून 2026 तक 50 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर लिया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2025 की इसी अवधि की तुलना में इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या में 27.3% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भारी बढ़ोतरी देश विदेश के भक्तों की अटूट आस्था को दर्शाती है। आस्था के इस अभूतपूर्व रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ही नहीं, बल्कि यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम भी बड़ी वजह रहे हैं। आखिर किन प्रयासों ने इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आइए देखते हैं। देश विदेश से आने वाले भक्तों की अटूट आस्था के अलावा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किए गए बेहतर प्रबंधन को इसका श्रेय दिया जा रहा है। यात्रियों के ठहरने, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। बैटरी कार संचालन, रोपवे सेवाओं और डिजिटल पहलों के कारण तीर्थयात्रियों की यात्रा बेहद सुगम हुई है। श्राइन बोर्ड द्वारा लागू किए गए सख्त भीड़ प्रबंधन और आपदा तैयारियों ने भक्तों का भरोसा बढ़ाया है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए सभी यात्रियों के लिए RFID कार्ड अनिवार्य किया गया है, जिससे यात्रा की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव हो पा रही है। श्राइन बोर्ड लगातार सुविधाओं को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है। यही वजह है कि साल के शुरुआती 6 महीनों में ही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने 50 लाख श्रद्धालुओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। और जिस रफ्तार से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है, उसे देखते हुए इस वर्ष यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। ये उपलब्धि न सिर्फ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है, बल्कि बेहतर प्रबंधन और आधुनिक सुविधाओं के सफल समन्वय का भी प्रमाण है। यूपी को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। निवेश को बढ़ाने के लिए सीएम योगी बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में शामिल हुए, जहां उन्होंने यूपी की विकास संभावनाएं निवेशकों के सामने रखी। ये रिपोर्ट देखिए। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है।
यूपी को निवेश और विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को वो बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और असीम विकास संभावनाओं को निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर निवेश के अवसरों पर चर्चा की और कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और सुशासन आधारित विकास मॉडल के दम पर नया यूपी आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के पास आज एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वह सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है, और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है। बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी क्षेत्र की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करना था। इस मंच ने उद्योगपतियों, डेवलपर्स और निवेशकों को एक साथ लाकर निवेश और साझेदारी के नए अवसरों पर चर्चा का मौका दिया। लंदन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका देते हुए बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने नीरव मोदी को 100 करोड़ से अधिक चुकाने का आदेश भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत से 13,000 करोड़ के महाघोटाला के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए नीरव मोदी को $10.7 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। ये मामला उनकी कंपनी फायर स्टार डायमंड से जुड़े ऋण और उस पर दी गई व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित है। इस फैसले को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं पूरे मामले और कोर्ट के आदेश पर। मामले की शुरुआत वर्ष 2012 से होती है, जब बैंक ऑफ इंडिया ने फायर स्टार डायमंड FZE को ऋण प्रदान किया था। समय के साथ ये ऋण चूक में बदल गया, जिसके बाद बैंक ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की। ये मामला आगे चलकर ब्रिटेन की अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी की ओर से ये दलील दी गई कि उनके द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को लागू नहीं किया जा सकता और बैंक के दावे भी वैध नहीं है। हालांकि अदालत ने इन सभी प्रमुख दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट माना कि व्यक्तिगत गारंटी पूरी तरह से वैध और लागू करने योग्य है और बैंक ऑफ इंडिया का दावा कानूनी रूप से सही है। इसी आधार पर अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को $10.7 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चुकाने का आदेश दिया है। इस फैसले को केवल एक बैंकिंग विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत के सबसे चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में से एक से जुड़ी वसूली प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्यों खास है ये फैसला। नीरव मोदी पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और वर्ष 2019 से ब्रिटेन में हिरासत में हैं। भारत उन्हें वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ा रहा है। लंदन कोर्ट के इस फैसले ने एक ओर जहां बैंकों की वसूली प्रक्रिया को मजबूती दी है, वहीं दूसरी ओर ये संकेत भी दिया है कि विदेशी अदालतों में भारतीय संस्थानों के दावों को कानूनी अधिकार पर स्वीकार किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नीरव मोदी पर कानूनी दबाव और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि उनके खिलाफ चल रही अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं अब और तेज होती दिखाई दे रही हैं। एक ओर जहां बैंक ऑफ इंडिया अपनी वसूली की लड़ाई में
एक ओर जहां बैंक ऑफ इंडिया को अपनी वसूली की लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है, वहीं दूसरी ओर भारत में वांछित नीरव मोदी की कानूनी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि इस फैसले के बाद वसूली की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है और नीरव मोदी को भारत वापस लाने से जुड़े मामलों में क्या नई प्रगति होती है। अगली खबर प्रदेश के बरेली जिले से है। बरेली ने सुरक्षा में लंबी छलांग लगाई है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने आंकड़े जारी किए, जिसमें पिछले 2 साल में 200 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कभी अपराध और गैंगवार की घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाला यूपी का बरेली अब कानून व्यवस्था के मामले में एक बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और बरेली पुलिस की लगातार कार्रवाई ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। दरअसल जिले में अपराधियों और संगठित गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऐसा शिकंजा कसा कि 200 से ज्यादा बदमाश मुठभेड़ों में घायल हुए, सैकड़ों गिरफ्तार किए गए और कई बड़े अपराधी कानून के शिकंजे में पहुंचे। आखिर बरेली पुलिस की ये मुहिम कितनी बड़ी है और अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर क्या तस्वीर सामने आई है, जानते हैं। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने आंकड़े जारी किए हैं। पिछले 726 दिन में बरेली पुलिस ने 201 एनकाउंटर किए। पुलिस ने जिले से 323 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में 199 अपराधी घायल हुए हैं, 2 के पैर कटे। 2 साल में 479 हिस्ट्री शीटर पर शिकंजा कसा गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुठभेड़ों में गिरफ्तार किए गए अपराधियों में गोकशी, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, गैंगस्टर, मादक पदार्थ तस्करी और अन्य संगीन अपराधों में वांछित कई इनामी बदमाश शामिल रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके अंतर्गत हम लोग दोनों तरीके से अपराधियों पर नियंत्रण कर रहे हैं। उनका अभिलेखीकरण करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना, जिसमें इनकी हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग्स पंजीकृत करना, ताकि ये परमानेंट पुलिस के रिकॉर्ड्स में रहे। जनपद में पिछले 2 सालों में, विगत 2 वर्षों में, जून 2024 से जून 2026 तक कुल 200 अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस मुठभेड़, पुलिस एंगेजमेंट के दौरान घायल हुए हैं, जिनको गोली लगी है, उनको उपचार के लिए ले जाया गया है और फिर उनको जेल भेजा गया है। 2 अपराधी ऐसे हैं जो इस कार्रवाई के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई, जो 2 बहुत ही जघन्य किस्म के अपराधी थे। एक थाना क्षेत्र भोजीपुरा में हुई थी, जो दर्जनों अलग अलग नाम से उसने डकैती विद मर्डर तक की तरह की बहुत सारी घटनाएं की हुई थी, और एक थाना इज्जत नगर जिसने अपनी सास और साले को दिन दहाड़े चाकुओं से गोद के हत्या कर दी थी और अपनी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अपराध के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक गोकशी में जो शामिल रहे हैं अपराधी, ऐसे 45 अपराधी हैं जिनको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। 39 लुटेरे, 24 हत्या के अपराधी, 21 चोरी के अपराधी और 9 चेन स्नैचर्स ऐसे हैं जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की यही मंशा है कि किसी भी प्रकार से समाज में किसी को किसी प्रकार का भय ना हो। जो अपराधी हैं उनके अंदर पुलिस और कानून का भय मौजूद रहे। इसी कवायद के अंतर्गत हम लोगों ने 104 गैंगों को पंजीकृत किया है, जो एक गैंग के रूप में काम कर रहे थे, ताकि वो परमानेंट पुलिस के रिकॉर्ड में रहे और पुलिस की लगातार निगरानी में रहे। और 479 हिस्ट्री शीटर, इन 2 सालों में 479 नई हिस्ट्री शीट खोली गई हैं। ये भी अगेन उसी प्रोसेस का पार्ट है कि अपराधियों पे पुलिस की लगातार निगरानी रहे। एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक अपराधियों के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस का मकसद सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि कानून का ऐसा भय स्थापित करना है जिससे अपराध करने से पहले लोग 100 बार सोचें। पुलिस के मुताबिक लगातार कार्रवाई के चलते अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। संगठित अपराध, अवैध कारोबार और गंभीर वारदातों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यही वजह है कि कभी अपराध के लिए पहचान रखने वाला बरेली अब कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नई मिसाल पेश करता नजर आ रहा है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट की नीति आयोग द्वारा जारी की गई 8वीं रिपोर्ट में ये सामने आया है कि भारत का व्यापार लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट में और क्या क्या सामने आया है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में उसकी बढ़ती भूमिका को लेकर नीति आयोग ने अहम रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने जारी किया। ट्रेड वॉच क्वार्टरली के 8वें संस्करण में भारत के व्यापार प्रदर्शन,
सेवा क्षेत्र की मजबूती और भविष्य की चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का व्यापार लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आखिर रिपोर्ट में क्या खास बातें सामने आई हैं, जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-मार्च 2026 के दौरान भारत का कुल वस्तु और सेवा व्यापार वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.4% बढ़कर 1.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस अवधि के दौरान कुल निर्यात में 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई और आयात में 6.5% की बढ़ोतरी हुई। ये वृद्धि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की व्यापारिक क्षमता को दर्शाती है। विशेष रूप से सेवा क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया। सेवा निर्यात में 9% की वृद्धि दर्ज की गई, जो आयात वृद्धि से अधिक रही। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा सर्विस निर्यातक देश बना हुआ है। इस 8वें संस्करण का विशेष मुख्य विषय भारतीय औषधि क्षेत्र है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था का एक रणनीतिक स्तंभ माना गया है। आखिर ट्रेड वॉच क्वार्टरली क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं। ट्रेड वॉच क्वार्टरली नीति आयोग का एक नियमित प्रकाशन है। आसान शब्दों में कहें तो ये रिपोर्ट भारत के आयात निर्यात, विदेशी व्यापार का पूरा प्रोग्रेस कार्ड या रिपोर्ट कार्ड है, जिसका उद्देश्य भारत के व्यापार प्रदर्शन और वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी करना है। ये बताती है कि वैश्विक मंदी या युद्ध के बीच भारत का व्यापार मजबूत हो रहा है या फिर कमजोर। ये रिपोर्ट वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार और बाह्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है। 8वां संस्करण विशेष रूप से वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही पर केंद्रित है। इसमें भारत के व्यापारिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के साथ साथ उन चुनौतियों और अवसरों पर भी प्रकाश डाला गया है जो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। नीति आयोग की ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब वैश्विक बाजार लगातार बदलावों से गुजर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सेवा क्षेत्र और निर्यात क्षमता के दम पर अपनी स्थिति मजबूत रखी है। वहीं आने वाले समय में व्यापार को और स्थिर बनाने के लिए नए बाजारों की तलाश और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रही सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। सियासी गलियारों में श्री राम का नाम लेकर एक और बयान चर्चा में है। ये बयान अपनी जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया है। क्या है वो विवादित बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है जिससे नया राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद संत समाज में नाराजगी दिख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम पर कौन सी विवादित टिप्पणी की, सबसे पहले ये सुनिए। रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अयोध्या का राम मंदिर राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पहले से चल रही वैचारिक लड़ाई के बीच इस बयान ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज ने इसे करोड़ों राम भक्तों की आस्था का अपमान बताते हुए तीखी नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, विष्णुदास महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को संस्कृति सनातन धर्म के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है और राम मंदिर में राम भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो चोरी हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है कि जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गया और भगवान राम अपने मंदिर में रक्षा नहीं कर पाए तो दूसरों का क्या भला करेंगे। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है। ये सनातन का दुश्मन है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसका जीभ जब कट जाएगा तभी संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। राम मंदिर
राम भक्तों का मंदिर है और स्वामी प्रसाद मौर्य राम भक्त नहीं है, वो संस्कृति और सनातन का दुश्मन है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी वो रामचरितमानस, सनातन परंपराओं और हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों पर दिए गए बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। उनके कई बयान राजनीतिक बहस के साथ साथ धार्मिक विवाद का कारण भी बने हैं। यही वजह है कि भगवान राम को लेकर की गई उनकी ताजा टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी से एक दुखद घटना सामने आई है। दक्षिण कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जहां राहत और बचाव अभियान जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ निर्माणाधीन गोदाम का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय निर्माण कार्य चल रहा था और कई मजदूर वहां मौजूद थे। घटना के बाद राहत और बचाव एजेंसियों ने तत्काल मोर्चा संभाला और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। मलबा हटाने के लिए क्रेन, गैस कटर और अन्य भारी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि राहत अभियान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जान माल के नुकसान पर शोक जताया। एकदम एनडीआरएफ, आर्मी, स्टेट डिजास्टर, पुलिस, फायर, केएमसी ऑल टुगेदर वर्किंग वेरी गुड। এখন অবধি 21টা রিকভারি হয়েছে, 3টে ডেথ, 18 অ্যালাইভ। এসএসকেএম ইজ ওয়ার্কিং, অল মিনিস্টার্স আর লুকিং, অল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর লুকিং, এনডিআরএফ, আর্মি আর ডুইং ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি ম্যানার। এখনো 1218 জন ভিতরে আছে, কন্ট্যাক্ট হয়ে গেছে আর্মি এনডিআরএফ এর সঙ্গে। घटना के समय मौजूद लोगों के अनुसार और देश प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।